बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम यूएचएस एमडी-कैट 2023 के हवाले से इसकी पेपर के फ़िज़िक्स पोर्शन की आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सवाल आते हैं और किस तरह से कितने न्यूमेरिकल होते हैं और कितने थ्योरी बेस हैं। तो ये टोटली इसमें जो 54 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें टोटली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मिनिमम मैक्सिमम लगा लें, मैक्सिमम वो आ जाते हैं कोई 13 या 14। उसमें भी जो 3 to 4 होते हैं वो डेरिवेशंस होती हैं उसकी फार्मूला की। तो इस तरह जो हम पेपर का एनालिसिस हमेशा कोई भी पेपर हो उसका एनालिसिस करने के लिए हम पहले उनके पास्ट पेपर्स को देखते होते हैं, चाहे यूएचएस हो गया या कोई भी सजम्बू या DUHS ईटा वगैरह जो भी करवाते हैं। तो उसका पहला एनालिसिस इस तरह होता है कि पहले हमने ना उसके पास्ट पेपर का देखना होता है, उसको बेस बना के हमने तैयारी करनी होती है। तो फिजिक्स को जिसको कहते हैं कि ये अखीर लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे और ऐसे माइंड बनाया होता है बंदे का, तो ये ऐसे नहीं है। यूएचएस ने 22 से और 23 से पेपर का मॉड चेंज कर दिया है। तो अब ना अपने उसको यूएचएस ने पीएमसी के मॉड को अपनाया है, जिसमें उसने ना उसको सिंपल कर दिया, सिंगल फार्मूला बेस आंसर्स हैं उसके, और उसमें न्यूमेरिकल की इतनी लेंथ नहीं है, मतलब और इतने आसान कर दिया मतलब उसने अब। तो अब चीज़ें टेक्निकल हैं, मतलब उसकी टेक्निकल हैं, कौन उस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। या आप जिस तरह फिजिक्स के पोर्शन को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इसका सवाल है। पहला इसको देखते हैं कि द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फार्मूला है जिसमें वो बता रहा है कि R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब उसने यहाँ पूछा हुआ कि इन द फार्मूला द सिंबल P की तरह है जिसको रो बोलते हैं स्टैंड्स फॉर। तो ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अल्फा में उसने कहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं वो ए से ज़ाहिर करते हैं। बीटा में उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नहीं उसे एल से ज़ाहिर करते हैं। अब उसने डेल्टा में रेजिस्टेंस कहा है तो उसको आर से ज़ाहिर करते हैं। तो राइट आंसर होगा चार्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को। तो वो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इनवर्सली एज। अब जो सेम फार्मूला है यहाँ भी कि आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। वो कहता है कि रेजिस्टेंस का किस क्वांटिटी के साथ इनमें से इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर ए ऑप्शन बीटा को देखें लेंथ, तो बीटा में लेंथ जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ली में रेजिस्टिविटी है तो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर अल्फा में देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब अगर एमसीक्यूज नंबर 125 को देखें तो उस कहता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C has a charge Q and store energy W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be. अब इसका जो स्टोरेज एनर्जी वाला फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, मतलब चार्ज का स्क्वेयर ओवर 2C कैपेसिटेंस। अब E का उसके साथ उसके स्क्वेयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है Q के। तो जब Q की वैल्यू 2Q हो जाएगी, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की, तो इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये एनर्जी की वैल्यू 4W हो जाएगी। लेकिन यूएच ने इसका आंसर, यूएचएस की में जो है ना 2W है, वो गलत है, वो गलत है। उसने उसके नंबर दिए थे बाद में मतलब स्टूडेंट्स को, तो इसका बीटा आंसर इज करेक्ट 4W। अब अगर देखें 126 को, तो वो कहता है कि टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज द अल्ट्रा कैपेसिटर यूज विच इफेक्ट। तो वो कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं अल्ट्रा कैपेसिटर, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो डबल लेयर इफेक्ट यूज करते हैं। बीटा इज राइट आंसर। अब अगर 127 की बात करें तो 127 में वो कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स 600 जूल ऑफ एनर्जी टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, जो कि एक एनर्जी उसकी है चार्ज 2 कूलम को उनके दरमियान मूव करवाने के लिए जो 600 जूल है। तो इसका फार्मूला होगा डेल V इज इक्वल टू W ओवर Q। अब जो चार्ज है वो 2 कूलम है, ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये चार्ज है 2 कूलम। तो ये इसकी वैल्यू 600 तकसीम 2, तो ये आंसर आ जाएगा 300 जूल।
तो इसका जो ना है एनर्जी है वो 300 जूल आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बल्कि, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो 300 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ जूल लिखा गया गलत है ये, लेकिन हकीकत में ये जो है ना उनके ऑप्शंस हैं, उनके ही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ वैसे ऑप्शंस में 300 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो 300 वोल्ट होता है। ये उनकी तरफ से ही मिस्टेक थी, ये उनका ओरिजिनल पेपर है। अब आगे देखें कि 128 में कहता है कि अ चार्ज पार्टिकल moves in a uniform electric field between two oppositively charged parallel plates। अब मेटल की दो कैपेसिटर की दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट हैं, उनके दरमियान जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म है। वो कहता है टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक उनके दरमियान एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसके ऊपर जो फोर्स मालूम करनी है वो उसके लिए कौन सी क्वांटिटी रिक्वायर नहीं होगी, विच क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर। अब उसने नॉट का लफ्ज मेंशन किया है, तो इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू चार्ज डेल V ओवर डी, मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब जो Q होता है वो चार्ज होता है, डेल V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, और D जो है नीचे वो होता है उसकी प्लेट की सेपरेशन। तो अल्फा में उसने पूछा है कि कौन सी चीज़ रिक्वायर नहीं है, तो वो पार्टिकल चार्ज है, ये रिक्वायर होता है। चार्ली में उसने कहा प्लेट सेपरेशन, ये भी रिक्वायर होती है फाइंड करने के लिए फोर्स को। और डेल्टा में है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये भी रिक्वायर होता है। अब बीटा में है पार्टिकल स्पीड, ये रिक्वायर नहीं होती। बीटा इज राइट आंसर। अब आगे 129 में देखें कि गॉस लॉ कांट बी यूज्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो गॉस लॉ जो होता है उसका फार्मूला देखें कि उसका ये होता है कि फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू, नंबर ऑफ टोटल चार्जेस जो इनक्लोज्ड होते हैं उस गाशियस सरफेस के अंदर। तो ये जो वैल्यूज हैं, जो गॉस लॉ किन क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी मालूम करते हैं उससे, चार्ज भी मालूम करते हैं। लेकिन जो परमिटिविटी होती है ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये फाइंड नहीं करते होते। तो डेल्टा इज राइट आंसर। अब आगे 130 है, इसमें देखें कि वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। जब होलो चार्ज स्फीयर होता है उसमें जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, उसके अंदर जो चार्जेस पड़ा होता है उसका पोटेंशियल जो कांस्टेंट होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है कि डेल वी ओवर आर, मतलब उसका चेंज इन पोटेंशियल ओवर आर होता है। अब पोटेंशियल जब कांस्टेंट है तो उसका चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, तो जीरो ओवर समथिंग जो होता है जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बीटा इज राइट आंसर। अब अगर 131 में देखें तो वो कहता है कि एज पर कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इसका फार्मूला होता है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब ये जो होता है ना, अब अल्फा में कह रहा है कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये सम नहीं होता। बीटा में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ली में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यस, ये उनके Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। अब चार्ली में कह रहा है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, नहीं, ये चार्ली इज, डेल्टा में कह रहा है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, वो नहीं है, चार्ली इज राइट आंसर। अब अगर हम देखते हैं 132 को, तो उसमें पूछा है कि आइडियल गैस इक्वेशन दी है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो उसने कहा है कि डिमेंशन मालूम करनी है रियल गैस कांस्टेंट आर की। तो जो उसका आर का जो यूनिट होंगे वो होते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। अब जो मोल है इसकी कोई डिमेंशन नहीं होती, तो यहाँ दो ही डिमेंशनल वाले हैं, जूल है या केल्विन है। अब जूल को हम आगे, जूल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और पर केल्विन बचा। अब न्यूटन जो होता है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर, क्योंकि ये फोर्स होती है, तो इस तरह होता है इसका, ये आगे है मीटर, फिर जो ये है न्यूटन मीटर वाला, ये मीटर, और पर केल्विन। अब ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 केल्विन इनवर्स। अब देखेंगे जो किलोग्राम है, अब देखना है ऑप्शंस में कि किलो मतलब मास m,
उसका पावर 1 किधर है, तो ये सब में है। अब देखना दूसरी तरफ, ये जो मीटर है, लेंथ की पावर 2 किधर है, वो है अल्फा में है और चार्ली में है। अब बीटा और डेल्टा निकल गए, अब अल्फा और चार्ली को देखना है। अब सेकंड्स को देखें तो ये -2 है। अब जो टी है उसका -2 किधर है, तो वो सिर्फ अल्फा में पड़ा है, तो अल्फा इज राइट आंसर। और केल्विन का देख लेना, ये -1 है, तो अल्फा इज राइट आंसर। ये उनकी डिमेंशन मालूम करने का फार्मूला है। अब अगर जाते हैं अगले सवाल की तरफ, तो वो है 133 वेव्स में से है कि आ डिस्टेंस स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो सोर्स है विद द स्पीड ऑफ 1.40 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड इफ इट emits light of frequency 4.57 10⁻14 hertz. The speed of light is 3.0 10⁻8 meter per second. The Doppler effect formula can be used with this light waves. What will be the frequency of this light when the detect on earth? जब उसको अर्थ पर देखा गया तो इसकी फार्मूला, जब वो रिसीडिंग आ रहा होगा अर्थ से, मतलब वो एज अ सोर्स है। हम यहाँ फार्मूला होगा एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यूएस, मतलब सोर्स है, और एफ जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वो 3 10⁻8 ओवर 3 10⁻8 प्लस जो दूसरा है यूएस वाली उसकी जो रेसिड उसकी जिससे मूव कर रहा है स्पीड के साथ, वो है 1.04 10⁻7, और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 4.57 10⁻+14 है। तो इसको हल करेंगे तो अब देखें कि ये ऊपर ये नीचे जो है 3 10⁻8 है, प्लस की वैल्यू है, अब 1.4 है। अब दोनों को इधर को इसकी पावर को सेम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 0.14 कर लें, और 10 रेज की पावर नीचे उसको 8 को कांस्टेंट रख लें, तो इस तरह आएगा 3 10⁻8 और 10⁻8 को हमने वो रखा है, अब इधर किया 3.14 और मल्टीप्लाई किया था उसकी जो ऊपर वो उसकी वैल्यू थी 4.57 10⁻14। अब ये 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल और 10⁻15 बच गया उधर, वो भी हर देख लेंगे कि कौन से आंसर में है, तो ये बीटा में है, चार्ली में है और डेल्टा में है, 14 वाला 10⁻14 वाला। अब ये देखना है कि 3 से इसको देखना है 3, ये बच जाएगा 1.14। अब 4.57 ओवर 1.14, तो ये आंसर आ जाएगा 4.57 नहीं आएगा, क्योंकि इससे ना तकसीम हो रहा है 1.14, तो ये उससे कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। अब डेल्टा भी नहीं हो सकता, वो तो ज्यादा है 4.57 से, तो चार्ली बीटा जो है वो राइट आंसर है। अब आगे है 134 द स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है आइडियल गैस में, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो अल्फा में देखें टेम्परेचर, यस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब आगे एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बीटा में फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती स्पीड। फॉग की मतलब जो होती है उसमें वाटर होते हैं, तो उसकी डेंसिटी की बुनियाद पर उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर चार्ली है तो चार्ली में देखें तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो स्पीड का टेम्परेचर के साथ √T का रिलेशन होता है, और स्पीड का डेंसिटी के साथ √² का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, और डेल्टा में डेंसिटी के डिपेंड करती है और एम्पलीट्यूड के ऊपर नहीं करती। तो चार्ली इज राइट आंसर, दोनों में डिपेंड कर रही होती है। अब अगर देखें 135 को, इफ ट्रांसवर्स वेव्स आर पासिंग थ्रू मीडियम देन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो उसके पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हो गए, जब ट्रांसवर्स वेव गुजरेगी मीडियम में से, तो ट्रांसवर्स वेव जब गुजरेगी तो उसके पार्टिकल मीडियम की जो मूवमेंट होगी वो इस तरह होगी, लाइक अ पेंडुलम मूव इन द सिंपल पेंडुलम मोशन। डेल्टा इज राइट आंसर। अब आगे कहता है व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कीवर्ड देखना है कि वन मीडियम टूवर्ड अदर, ये आपने कीवर्ड देखने होते हैं। मतलब सवाल को स्टिमुलस से इस तरह जब आपकी तैयारी होगी ना, तो इंशाल्लाह आप इसको सवाल को ऐसे चुटकी में 1 सेकंड में हल कर लेंगे।
मतलब कम से कम अपना सवाल को पढ़ के 10 सेकंड में तो हल आराम से कर लेंगे। तो जैसे कहते हैं कि अब अपने मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो मूव कर रही है वेव, तो देयर इज नो चेंज। अब किस चीज में चेंज नहीं आया? अब मीडियम टू मीडियम, अब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साउंड, वो फ्रीक्वेंसी मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, सोर्स डिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब बीटा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम टू मीडियम वेरी करता है, वेवलेंथ भी वेरी करती है और वेलोसिटी भी वेरी करती है। तो 136 का जो करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा अल्फा, फ्रीक्वेंसी। अब 137 में देखें, 137 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि वेव ट्रफ रिफर्स टू। अब जो वेव का इस तरह वेव होती है, ये वेव्स है मतलब, तो इसका जो ट्रफ है, अब ट्रफ कहते हैं उसके जो नीचे जो पॉइंट है, ये ऊपर वाले पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं, जो इसको ट्रफ कहते हैं। अब जो इसका वो कह रहा है कि अल्फा में कह रहा है वेवलेंथ, नो। बीटा में कह रहा है वेव स्पीड, नो। चार्ली में कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो क्रस्ट होता है, और लोएस्ट पॉइंट जो ऑफ द वेव जो होता है वो ट्रफ होता है। तो ये डेल्टा इज राइट आंसर। अब ये एक और सवाल भी आता है कि जो इसका ट्रफ ट्रफ ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये किस लेंस की तरह होता है? ये कन्वेक्स लेंस की तरह होता है, इस तरह। और जो नीचे वाला पॉइंट है ये इस तरह होता है, मतलब इस तरह। ये जो है ना, मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट ये कनकेव लेंस की तरह होता है। जो ट्रफ है वो कनकेव लेंस की तरह होगा, और जो क्रस्ट है वो कन्वेक्स लेंस की तरह होगा। अब अगर 138 को देखें, तो वो कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसर्न करता है। अब अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि ये मोस्टली गलत होता है, जब गूगल के ऊपर अब अगर इसको सर्च करें तो इसका अल्फा आंसर देता है, वो गलत है। अब इसको हम ना इक्वेशन से ड्राइव करते होते हैं, इसको इस तरह देखना है, इक्वेशन से ड्राइव करना है इसको। जैसे कि उसने पूछा है कि द आइडियल गैस है मोलर स्पेसिफिक हीट Cp एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स इज इंक्रीज्ड बाय del T द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी पूछा, अब उसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला होता है कि Qp इज इक्वल टू, मतलब आज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क। अब जो हमने डेल यू फाइंड करना है तो इसको इस तरह लिखते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस वर्क। अब जो इसका क्यू पी है वो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो इक्वल टू होगा एन सी पी डेल टी। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्यू यू डेल यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी माइनस, अब डब्ल्यू को इस तरह भी लिखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम की वजह से होता है, तो पी इज इक्वल टू डेल वी। अब हमने देखना है कि अब ये इसको डेल वी को इस तरह भी लिखते हैं, पी डेल वी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ हम डेल वी ओवर एन आर टी भी कर सकते हैं इस तरह। तो डेल यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी माइनस एन आर टी। अब इसमें से एन को उसकी, क्योंकि डेल यू फाइंड करना है, एन और टी को, डेल टी को हम उसमें से वो ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो ये बच जाएगा सी पी माइनस आर, सी पी माइनस आर। डेल यू इजकल टू एन डेल टी सी पी माइनस आर। तो ये किस ऑप्शन में पड़ा है? ये पड़ा है चार्ली में, चार्ली इज राइट आंसर। अब देखना है कि द ओम मीटर ऑफ पोर्टेबल डिजिटल मीटर नीड, ये इंफॉर्मेशन बेस है कि जो ओम मीटर होता है पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर का, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो उसमें जो लगा होता है वो होता है इंटरनल बैटरी की ज़रूरत होती है। तो अल्फा इज राइट आंसर। वेट सेल नहीं होता, वोल्ट मीटर भी नहीं होता, वोल्ट मीटर वोल्ट को फाइंड करने के लिए होता है, ओम मीटर जो है वो करंट को फाइंड करने के लिए। तो इसमें ओम, जो ओम मीटर है उसको वो फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस को, जो एम मीटर है वो करंट को फाइंड करने के लिए। तो ओम मीटर में जो यूज होगा पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर में, तो ये इंटरनल बैटरी होगी। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे 141 है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, व्हाट विल बी द हैपन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द ईच पार्ट। अब उसने रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है। अब सेम एक ही फार्मूले से उसने तीसरा सवाल दे दिया है।
तो जो रेजिस्टिविटी होती है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल होती है। मिसाल के तौर पर आप ये लेके आप कहते हैं कि एक दूध है 1 किलोग्राम, तो उसमें उसके बराबर चीनी डाली है, मतलब मीठा है, मतलब जिस तरह हमको लग रहा होता है। तो अगर उस दूध में से आधा किलो दूध एक और, मतलब उसको आधा आधा किलो कर दें, तो क्या उसकी मिठास खत्म हो जाएगी? नहीं, उसकी मिठास तो वही रहेगी, लेकिन क्वांटिटी का डिफरेंस आया, तो वो उसके ऊपर उसकी क्वालिटी जो उसकी है ना, इस तरह यही उसकी करेक्टरिस्टिक है। अब रेजिस्टिविटी इसी तरह उसका करेक्टर है, वो एवरी मटेरियल की होती है, तो वो सेम ही रहती है। और जैसे अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर के साथ वो डिफरेंट होती है, तो इसका आंसर है कि इट विल रिमेन द सेम। डेल्टा इज राइट आंसर। ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है और प्रेशर के साथ भी चेंज होती है। अब आ गया 142 में, इफ 0.2 टेस्ला फील्ड इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वेयर विच लाइज एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, देन द रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी। अब जो उसका फ्लक्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा 60 के ऊपर उसकी वैल्यू होती है 1/2। अब बी की कितनी है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो है 0.5 टेस्ला, मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है 2 है, और जो उसकी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। अब 2 से 2 कट गया, बाकी बचा 2। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फ्लक्स की 2, ये 0.5 होगी, 0.5 बचा है, तो ये 0.5 वेबर है इसका यूनिट, तो ये बीटा में पड़ा है। अब अगर देखते हैं 143 को, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स will be maximum on current carrying conductor in uniform magnetic field if conductor is placed। वो कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स की जो है ना, वो मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगी, तो जब वो उसके कंडक्टर, जो उसका कंडक्टर है वो किस फॉर्म में पड़ा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा मतलब एंगल बना रहा होगा। तो उसको देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। वी बी एल साइन थीटा है, तो मतलब उसकी मूवमेंट जो होगी, अगर साइन थीटा है तो साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, साइन की वैल्यू अगर साइन जीरो होगा, मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंगल जीरो बनेगा, तो इसका मतलब है वो एफ जीरो हो गया। नहीं, उसने मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो अल्फा गलत हो गया। अब 45 जो है एंगल पे, जिसके ऊपर साइन 45 है, तो इसकी वैल्यू 1/2 का अंडर रूट होती है, मतलब ये जो है ना, ये भी 1 से कम है। अब चार्ली में है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एंगल जो है 90 का है, तो साइन 90 1 के इक्वल होता है, और डेल्टा में एंटी पैरेलल है, ये -1 होगा, तो चार्ली इज राइट आंसर। मैक्सिमम जो होती है जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इंडक्टर जो। अब उसने आगे सवाल है कि 144 में पूछ रहा है कि इन द प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर वाउंड ऑन द सेम। अब जो ये होता है, क्या नाम कहते हैं, कंडक्टर होता है ना, इसका ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, उसकी जो वायर्स होती हैं कॉपर की बनी होती हैं, वो आयरन की कोर के ऊपर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, वाउंड होती हैं मतलब। तो आयरन की कोर के ऊपर क्यों वो होती हैं, क्योंकि वहाँ हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम हो रहा होता है, वो उसके लोब एरिया की वजह से होता है। जो स्टील से कम हिस्टेरेसिस लॉस होता है आयरन कोर का, तो आयरन कोर यूज होती है। कॉपर कोर भी नहीं होती, गोल्ड कोर भी नहीं होती, और स्टील कोर भी नहीं होती। गोल्ड कोर इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका ना इकोनॉमिकल लॉस होगा, इकोनॉमिकल लॉस। अब 145 में देखें कि इन कॉम्पटन इफेक्ट द इंसिडेंट फोटॉन व्हेन कंपेयर टू द स्कैटरिंग फोटॉन। अब उसने इंसिडेंट फोटॉन का पूछा है, अब स्कैटरिंग फोटॉन का नहीं पूछा, उसने कंपेयर किया है कॉम्पटन इफेक्ट में इंसिडेंट फोटॉन के स्कैटरिंग इफेक्ट को। मतलब कॉम्पटन इफेक्ट में द इंसिडेंट फोटॉन व्हेन कंपेयर टू स्कैटरिंग फोटॉन, देन उसकी जो एनर्जी होगी, अल्फा में पूछ रहा है एनर्जी, हाँ उसकी एनर्जी भी ग्रेटर होगी। अब बीटा में उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर होगी। अब चार्ली में वो दो ऑप्शन दे रहा है, ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम, तो उसकी ग्रेटर एनर्जी भी होगी और उसका मोमेंटम भी होगा, उसकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी। तो चार्ली में बेस्ट आंसर पड़ा है, तो चार्ली इज राइट आंसर। दो ऑप्शन पड़े हैं ना, अगर वो डेल्टा में ऑल कह देता तो ऑल सही होता।
अब अगर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पास्टन सीरीज। अब जो पास्टन सीरीज है, जो हाइड्रोजन सीरीज में से तीसरे नंबर पर आती है, उसकी N1 की वैल्यू 3 होती है, N2 की 4 से शुरू होती है। तो इसमें जो उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो शुरू होती है 1874 नैनोमीटर। तो जो 1874 नैनोमीटर है तो 1874 नैनोमीटर, तो उसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि 1 से पहले 50 डाल दें, मतलब 150 डाल दें, तो इस तरह पहले ये देखना है कि इनका यूनिट कौन सा है। अब वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, पर मीटर नहीं होता। बीटा और डेल्टा रॉन्ग है। अब आता है अल्फा और चार्ली में, अब इसकी वैल्यू होती है नैनोमीटर में। तो नैनो जो है ये माइनस में होता है, 10 पर माइनस में वैल्यूज होती है, तो अल्फा भी गलत हो गया, चार्ली इज राइट आंसर। बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर ना बंदा कॉन्फिडेंस को खो दे तो सिंपल भी गलत हो जाते हैं। आपने इस चीज का ख्याल करना है। अब आगे है 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी जो है ना, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है, और जो स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है। अब वेरिएबल वेलोसिटी पूछा है तो अल्फा में उसने डिस्टेंस का जिक्र किया, तो डिस्टेंस नहीं आएगा, अल्फा गलत हो गया। अब बीटा में कह रहा है इक्वल डिस्टेंस मेड अनइक्वल टाइम, इक्वल अनइक्वल इंटरवल टाइम नहीं होता। चार्ली में कह रहा है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और मेड एन इक्वल इंटरवल टाइम, तो ये चार्ली इज राइट आंसर। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है। अब अगर डेल्टा में कह रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट और मेड इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो ये होगा, ये एवरेज वेलोसिटी होगा या टोटल वेलोसिटी होगा, ये वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होगा। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए चार्ली इज राइट आंसर। आगे अब देखते हैं 148 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन। जो फ्रैक्शनल चेंज है रेजिस्टेंस पर केल्विन का, मतलब उसको होता है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल टी इज इक्वल टू उसका जो कोफिशिएंट होता है जिसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर वो चेंज इन रेजिस्टेंस का उसने कहा है, अगर चेंज इन रेजिस्टिविटी कहता तो तब हम चार्ली लगाते। अब हम इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। सिंपल और इजी सवाल हैं सारे। अब अगर वो पूछ रहा है कि आगे 149 है, वो पूछ रहे थे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम पावर डिलीवर बाय द बैटरी द आउटपुट। जब आउट उस ये होगा कि लोड की रेजिस्टेंस उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, मतलब उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर की वैल्यू के इक्वल होगी, तब उसकी ये जो ई स्क्वेयर ओवर 4r ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये अल्फा में पड़ा है, अल्फा इज राइट आंसर। ये मैक्सिमम पावर होती है, P इज इक्वल टू मैक्स। आगे देखना है 150 में कि वेलोसिटी सिलेक्टर विल सिलेक्ट ओनली दोज चार्ज पार्टिकल हुज वेलोसिटी इज गिवन। ये होती है v इज इक्वल टू ई ओवर बी। अब इक्वेशन जो होती है उसके दोनों साइड के ऊपर देखने के लिए हम उसके यूनिट को सेम कर लेते होते हैं। तो ये चार्ली में नहीं होगा, v इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय बी नहीं होगा, और इसकी डेल्टा जीरो भी नहीं होगा। ये होगा v इज इक्वल टू ई ओवर बी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एक और भी होता है v इज इक्वल टू, जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, f मल्टीप्लाई l ओवर m का अंडर रूट, ये भी मीटर पर सेकंड है इसका भी यूनिट। तो यहाँ उसने इसका पूछा है वेलोसिटी सिलेक्टर वाले फार्मूला का, जिसमें वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर होते हैं, तो ये अल्फा इज राइट आंसर। अब उसने पूछा है कि 151 में पूछ रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज समटाइम्स कॉल्ड एज। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो कहते हैं समटाइम्स जो कॉल्ड एज। तो इंड्यूस का मतलब है कि जो ईएमएफ उसमें वो प्रोड्यूस करवाया, उसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है, वो उसको अपोज करेगी, तो इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का नाम देते होते हैं। मोशनल ईएमएफ भी नहीं होता ये, और सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं होता, ये होता है बैक ईएमएफ जो उसके मुखालिफ प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये पैदा होती है। अब है 152, उसमें कहते हैं द क्वांटिटी चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम हैज द सेम यूनिट एज। ये होता है डेल चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम फॉर सिंगल लूप इज इक्वल टू ये, इसका यूनिट होता है वोल्ट। अब जो ईएमएफ, ये इनमें से करंट है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। अब ये भी गलत है,
अब बीटा में मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ला होता है, ये भी गलत। अब चार्ली में चार्ज है, इसका कूलम होता है, ये भी गलत। अब डेल्टा ईएमएफ, ईएमएफ का यूनिट होता है, ये वोल्ट होता है। ईएमएफ एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये फोर्स है, इसके नाम से ज़ाहिर फोर्स है, लेकिन ये न्यूटन इसका यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट होता है वोल्ट, तो इसके सेम यूनिट होंगे। अब आगे बात करें 153 की, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। ये 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ होता है इसका प्रिंसिपल। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। अब आगे उसने पूछा है कि द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर इज। इसका फॉर्मूला होता है कि ईएमएफ जो उसकी होती है वो होती है नवाब साइन थीटा। तो इसका एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन जो इसका है ईएमएफ का, तो वो नवाब साइन थीटा होता है। अगर वो पूछता मैक्सिमम ईएमएफ तो तब हम नवाब लगाते, अगर साइन थीटा नहीं लगाते, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 के ऊपर होती है। तो अल्फा इज राइट आंसर। उसने एक्सप्रेशन पूछा है। अब 155 में कहते हैं फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब 0 टू t/2 द डायोड इज रिवर्स बायस, इज फॉरवर्ड बायस, बिहेव एज ओपन, या शो मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब ये देखना है कि जब ये डायोड लगा होता है ना इस तरह सर्किट में, इस तरह, ये थोड़ा सा उस मोटा पेन होने की वजह से गलत बन रहा है, इस तरह जिसका पी टर्मिनल है और आगे वाला उसका एन टर्मिनल है, तो यहाँ उसका रजिस्टर कनेक्ट है। अब यहाँ उसके साथ जो एसी कनेक्ट है। अब यहाँ उसका पॉजिटिव है नेगेटिव। अब वो पूछ रहा है कि पॉजिटिव साइकिल में 0 टू t/2 तो ये कंडक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये पी से एन टर्मिनल की तरफ होगा, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसका बीटा इज राइट चॉइस। अब अल्फा में रिवर्स बायस नहीं, रिवर्स बायस होता है जो t2 और t/2 टी होता है, मतलब जो उसकी इसका इस तरह डायरेक्शन में अपोजिट ऑफ उसकी होता है। तो चार्ली में कह रहा है बिहेव एज ओपन, ये ओपन नहीं होगा, ये क्लोज सर के तौर पर बिहेव करेगा। डेल्टा चार्ली भी नहीं है इसका। अब वो डेल्टा में कह रहा है शो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, नहीं मिनिमम रेजिस्टेंस शो करेगा, तो बीटा इज राइट आंसर। आगे देखना है 156 को, द प्रोसेस ऑफ एजेक्शन ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सर्टेन फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो इसका जो आंसर होगा वो बीटा होगा। देख लें कि ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी टिपिकल नहीं है। इतना कोई न्यूमेरिकल होगा 1 या 2 या 3, वो आपको टिपिकल लगेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। जो परेशान होता है वो इजी गलत कर लेता है। आगे देखें 157, इन द कॉम्पटन इफेक्ट अ फोटोन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ कोलाइड विद अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। अब जो उसकी जो वेवलेंथ होती है एमिटेड फोटोन की, वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है। अब उसने देखें कहा क्या है सवाल में, वो कहता है कि इन द कॉम्पटन इफेक्ट फोटोन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ कोलाइड विद अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। अब जो फोटोन इमिट हुआ है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। जो इमिटेड फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, एनर्जी कम होती है। तो अल्फा इज राइट आंसर, लॉन्गर वेवलेंथ। अब आगे आपने देखना है 158 में, द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। अब जो बाल्मर सीरीज होती है ये दूसरे नंबर की सीरीज होती है, पहली लेमन होती है और दूसरी बाल्मर है। तो बाल्मर ये फर्स्टली डिस्कवर्ड सीरीज है हाइड्रोजन की। तो अल्फा में कह रहा है कि इज द ओनली वन फॉर विच द क्वांटम थ्योरी कैन बी यूज्ड, नो सबके लिए है। वो बीटा में कह रहा है कि इज द ओनली सीरीज दैट अकर फॉर हाइड्रोजन, नहीं, इसमें 5-6 सीरीजेज हैं, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हेम्फ्री सीरीज है। अगर चार्ली में कहता है कि इज द विजिबल रीजन, यस ये विजिबल रीजन में होती है। जो पहली है लेमन वो अल्ट्रावायलेट में होती है, बाल्मर जो होती है वो विजिबल रीजन में होती है, बाकी जो है सारी वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। डाटा में कह रहा है कि इन्वॉल्व इन द लोएस्ट पॉसिबल क्वांटम नंबर एन, नो। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली। अब आगे देखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज। तो इक्विवेलेंट डोज का एक एसआई यूनिट होता है, इंफॉर्मेशन बेस है, वो सीवर्ट होता है। अब 160 है। इस तरह के सवाल तो बंदा 5 सेकंड में हल कर लेता है, देखते ही आ जाते हैं। तो 60 जो है 160 है, उसमें कह रहा है कि द डिके रेट ऑफ
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी इंफॉर्मेशन बेस है, वो होता है डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, लीनियरली विद टाइम नहीं होता। जो भी डिके कांस्टेंट होगा वो ना उसका एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है टाइम के साथ, तो ये डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, चार्ली इज राइट आंसर। अब आगे आपने देखना है 161, द रिलेशन बिटवीन ग्रे एंड रेड इज। अब जो उसने ना वो थोड़ा सा रिलेशन इस तरह करके लिख दिया, ये ओरिजिनल में होता है कि वन रेड इज इक्वल टू, ये उसका ना यूनिट है, वन रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे। तो अब उसने ग्रे पूछा है तो इसकी वैल्यू ना दूसरी तरफ चली जाएगी, वन ग्रे इज इक्वल टू 1/0.01। अब ये ना इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, 10 की -2 ऊपर जाके 10 की +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 10 की 2 के मतलब 100 के इक्वल। तो 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड के इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा इज राइट आंसर। अब 162 में कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया है स्टेटमेंट में, लेकिन आपने ना ये देखना होता है कि इसके दो होते हैं, वैसे स्ट्रेट लाइन दो तरह से होती है इस तरह, एक ये स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से गुजर कर रही थी, दूसरी मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ओरिजिन से गुजर रही थी, दूसरी होती है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन अगर जब ना बताया गया हो कि वो ओरिजिन से गुजर रही है जब वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन है, तो आपने ना उसको फिर ना आपने इसको ये नहीं लेना है, फिर आपने इसको ये लेना है, मतलब ओरिजिन से गुजर रही है। तो अल्फा में कह रहे थे पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जब वो मतलब जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ उतना ही टाइम चेंज हो रहा है, तो ये जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बीटा में कह रहा है कि पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, नहीं वो टर्न अराउंड कर सकता है, बीटा भी नहीं है। अब चार्ली में कह रहा है कि द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल का ना डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो उसकी तो वेलोसिटी ये जीरो होगी, वो होगी नहीं स्ट्रेट लाइन इस तरह, तो वो इस तरह होगा। हाँ ये हो सकता है, ये इस ग्राफ से हो सकता था, इस ग्राफ से हो सकता था, लेकिन आगे वो कह रहा है कि डेटा इज इनसुफिशिएंट। अब उसने ये भी हो, लेकिन हमने इसको प्रेफर करना है, अल्फा इज राइट आंसर। अब देखें 163 में कहता है कि अ मैन इज इन द कार दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार। अब वो एक बंदा कार के अंदर बैठा है, वो तो कार मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो कह रहा है उस आदमी की कार के लिहाज से स्पीड कितनी होगी। अब जो मोशन होती है ना ये रिलेटिव होती है, मतलब ये पोजीशन इसकी ना इसका कॉन्सेप्ट रिलेटिव होता है मोशन का या रेस्ट का, ये किसी चीज को रेफरेंस पॉइंट लेके करना होती है। अब जो रेफरेंस पॉइंट उसने लिया है उसने कार को मैन के लिहाज से, तो मैन जो कार के अंदर बैठा है वो तो उसके लिहाज से ना किसी भी स्पीड से नहीं मूव कर रहा, तो उसकी जो मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो है, तो चार्ली इज राइट आंसर। अब आगे देखें कि वो कह रहा है 164 में कि ऑन विच कार देयर इज रिजल्टेंट फोर्स। अब वो रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है कि अल्फा में कह रहा है कि ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। अब जो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है उसके ऊपर जो कार मूव कर रही है उसके ऊपर वो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स होगी या नहीं होगी। तो अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही होगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है, तो जिससे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगी। बीटा में कह रहा है कि कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड अराउंड अ बेंड। हाँ जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो उसके ऊपर कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो बीटा इज राइट आंसर, बीटा इसका आंसर हो सकता है। अब चार्ली को देखते हैं, कार मूविंग अप हिल एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स जीरो होगी। अब डेल्टा में कहता है कि कार दैट इज स्टेशनरी, नहीं जब स्टेशनरी होगी तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स जीरो, तो बीटा इज राइट आंसर। अब कहता है कि 165 में कि if two equal masses are in motion with same individual speed we can conclude that। अब जो इक्वल मासेज हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मुझे लगता है कि हर बंदे का गलत हुआ होगा एमडी कैट में, सिर्फ कुछ लोगों का सही होगा जिन्होंने ना बीएमयू का 2022 वाले पेपर में आया था, उन्होंने
पढ़ा होगा, तो उसका उनका सही हुआ होगा। वो कहता है कि, या जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे उनका सही होगा, वो कहता है कि इफ टू इक्वल मासेस आर इन मोशन विद सेम इंडिविजुअल स्पीड वी कैन कंक्लूड दैट, अल्फा में कहता है कि देयर मोमेंटम आर सेम। अब उसने कंडीशन पूछी है कि कैन कंक्लूड, तो ठीक है, उनका मोमेंटम सेम हो सकते हैं। अब चार्ली में कहता है कि देयर काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनके उनके तो मोमेंटम सेम है, हो नहीं सकते हैं। अब चार्ली में कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नहीं, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट नहीं कर सकती क्योंकि उनके मासेस भी इक्वल हैं और स्पीड भी इक्वल है। तो डेल्टा में कहता है कि देयर टोटल एनर्जी आर सेम। हाँ, टोटल एनर्जी सेम हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर, मतलब एक एक के लिहाज से हो सकती है, दूसरे के लिहाज से नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर बीटा में देखा जाए देयर मोमेंटम कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो उसने पॉसिबिलिटी दी है कि हाँ, जब वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट से मूव करेंगे ना, तो उनका मोमेंटम डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से डिफरेंट हो सकता है। तो बीटा इज राइट आंसर। अब आगे देखें कि 166 इतना टफ नहीं था वैसे, वो मोमेंटम वाला थोड़ा सा सोचने वाला था। अब देखें कि 166 है कि द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग। अब जो वेरिएबल फोर्स होती है, कीवर्ड है, जो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क होता है ना, तो उसमें हम 166 को देखेंगे कि उसमें हम ना फोर्स को वो नहीं करते, पैचेस में नहीं करते, हाँ, बल्कि हम उसको डिस्प्लेसमेंट को उसके पैचेस में करते हैं। मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है इस तरह, तो उसको जो हम कन्वर्ट करते हैं ना, उसके उसके डिस्प्लेसमेंट को कर रहे थे हम, उस हमने देखना है कि उसके डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऊपर उसको कर रहे होते हैं। तो ये बीटा इज राइट आंसर, द डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स। फोर्स इनटू स्मॉल इंटरवल नहीं होगा। अब चार्ली में कह रहा है कि बहुत फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल, नहीं, ओनली डिस्प्लेसमेंट। बीटा इज राइट आंसर। अब कहता है 167 में कि टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 4:1 है, और मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, उनका मोमेंटम सेम है। तो द रेशो ऑफ देयर मासेस, और रेशो मासेस की अब फार्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अब जो उसका मास है ये इक्वल है, मोमेंटम इक्वल है। अब उनके रेशो क्या है, E1 मास के साथ इन्वर्स है, E1 E2 ओवर M2 M1। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है मास M1 ओवर M2 की रेशो, तो ये आ जाएगा इक्वल E2 ओवर E1 के, E2 और E1। अब E1 की कितनी वैल्यू थी, E1 की 4 थी, E2 की 1 थी, तो 1:4 आ जाएगा, जो कि डेल्टा में पड़ा है। डेल्टा इज राइट आंसर, 1:4। वो कह रहा है कि डेल्टा 168 है, वो पूछ रहा है कि फिशर मैन लिफ्ट्स अ फिश ऑफ मास, उसका मास कितना है, 250 ग्राम है, फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.8 मीटर। द फिश गेन्स अ स्पीड, अब वो स्पीड जो है इसकी 1.1 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज एनर्जी गेन्ड बाय फिश, अब उसकी जो फिश की जो है ना एनर्जी गेन है वो कितनी होगी, ये देखना है कि इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो दो फार्मूला से हम डेरिवेट करते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसके काइनेटिक एनर्जी का सम है। पहले तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हाइट से मालूम करेंगे, वो इक्वल टू एम जी एच होगा। एम जी एच, एम कितना है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम है, 0.250 ग्राम आ जाएगा, 0.250 ग्राम आ जाएगा। मल्टीप्लाई जी को कितना करेंगे, जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, एच कितना है 1.8 है, तो ये आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। अब इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी देखनी है जहां से, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² है। अब m कितना है, वो 0.25 है, तो 25 वी वेलोसिटी कितनी है 1/1, तो इसका अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। अब दोनों को जमा करेंगे, 4.5 प्लस 0. अब इनको प्लस करना है, तो 0.45 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.6। तो डेल्टा इज राइट आंसर, मतलब जो उसकी एनर्जी होगी गेंड फिश की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगी, तो डेल्टा इज राइट आंसर। हम उसकी हाइट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन डिपेंडेंट होती है, तो वो उसकी स्पीड से मालूम करेंगे। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट था और इंफॉर्मेशन बेस्ड था कि
1 रेडियन इज एनालॉगस टू, अब एक चीज होती है इक्वल, अब 1 रेडियन जो है ना वो इक्वल होता है 57.3 डिग्री के, 67.3 डिग्री के। अब यहाँ उसने कितना पूछा है, अल्फा में कह रहा है 57 डिग्री 3 जो है ये उसके ऊपर एक कॉमे की तरह है, ये ज़ाहिर करता है मिनट्स को। अब 57 डिग्री 3 मिनट नहीं, ये गलत है, ये एनालॉगस होता है। अब साहब ने ये अल्फा लगा दिया होगा और अल्फा गलत है, बीटा भी गलत है। अब चार्ली में देखें, चार्ली और डेल्टा की बात आती है तो इसका टोटल जो इक्वल, जो इसका 1 रेडियन एंड एनालॉगस टू जो मतलब इक्वल होता है, जो एज अ परफेक्ट है, उसकी वैल्यू ये होती है 57 रेडियन 17 मिनट 54 सेकंड। जो सेकंड के ऊपर है उसके 2 बार होते हैं, जो उसने अप्रॉक्सीमेट इक्वल करके ना 57 डिग्री 18 मिनट लिख दिया। मिनट के ऊपर एक अलामत बार होता है जो उसकी कॉमन लाइक है, और सेकंड के ऊपर 2 होते हैं। ये वैसे 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड होते हैं। तो चार्ली इज राइट आंसर, चार्ली इसका राइट आंसर था। अब आगे देखें इनका 170 की में कहता है कि इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो कहता है कि इफ स्लोप इज कांस्टेंट देन द वेलोसिटी। स्लोप क्या होती है, जो स्लोप होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्लोप होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ज़र बाय टाइम, मतलब उसका एरिया जो होता है उसको मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट के, और जो स्लोप होती है वो वाई ओवर एक्स कंपोनेंट। अब वाई के ऊपर जो है डिस्प्लेसमेंट है और टी जो है टाइम है, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है ये कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी होता है। ये बीटा इज राइट आंसर। ये सवाल को देखें, ये सवाल जैसे देख के मुश्किल लग रहा है, इतना है नहीं कि एन आएगा, वैसे यहाँ भी मिस्टेक है। 8 ग्राम बॉक्स स्लाइड लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन फ्लोर, उसका मास कितना है वो 8 किलोग्राम है। फ्लोर एट स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विद रिलेटिवली मासलेस स्प्रिंग एट कंप्रेस। और जिसको कंप्रेस कर देते कितना कर देता है वो 12 सेंटीमीटर कर देता है। अब बिफोर द बॉक्स कम टू रेस्ट कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, तो इसका फॉर्मूला होगा एफ डी इज इक्वल टू 1/2 mv, इस फॉर्मूले से निकल आएगा। अब हमने उसका क्या मालूम करना है, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1mv² / 2d। अब m कितना है 8 है, v कितना है ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 पुट कर देंगे, और 2 पुट कर देंगे, d कितना है ये 12 सेंटीमीटर है। अब नीचे अगर 12 लिख दें और ऊपर कितना 10 की माइनस 2 नीचे है तो ऊपर जाके सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा, 10 की प्लस 2 लिख दें तो ये आ जाएगा। अब 2 को इसके कर दें, कट कर दें, और अगर यहाँ 3 लिख देते ना 9 की जगह 3 तो 3 से 3 ये कैंसिल, ये आ जाएगा 6। मतलब इस तरह ना करके ऊपर चला गया है, एक सेकेंड। हाँ मतलब जो ना वो ये इस तरह निकलता कि अब ऊपर क्या बचा है कि 8 3 इसको इस तरह लिख लेते हैं, वेलोसिटी को उसका स्क्वायर है ना, ऊपर उसका जो वो चला गया है सेंटीमीटर ऊपर चला गया है, और नीचे क्या है 2, और जो उसकी डी था वो 12 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर ऊपर चला गया। अब इसको इस तरह लिखना, 3 को इससे करेंगे ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब 4 को इससे ये 2 आ जाएगा, 2 को इससे कैंसिल। अब 3 10 की 2 या 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आ जाएगा 300 मीटर। तो चार्ली इज राइट आंसर। अब 172 को देखेंगे, द सर्कुलर लाइन हैज अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम। अब जो सर्कुलर लाइन होती है ना उसका जो फिक्स डिस्टेंस होता है, यहाँ से शुरू हुई है तो उसका फिक्स डिस्टेंस होता है वो किसी फिक्स पॉइंट से शुरू होता है, फिक्स पॉइंट से, मतलब क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बढ़ता ही जाता है, और डिस्प्लेसमेंट की तरह ये नेगेटिव नहीं होता। मतलब डिस्प्लेसमेंट होल सर्कल में तो 0 होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी उसके सिरकमफेरेंस के इक्वल होता है 2πr। तो अगर इसकी बढ़ता जाएगा तो ये इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो फिक्स पॉइंट, बीटा इज राइट आंसर। अब आगे देखना है कि 173 इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है ना, उसकी मोशन जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर है, तो अल्फा में कहता है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। नहीं,
उसका मतलब है यूसीएम है। जब यूसीएम में बॉडी मूव कर रही होती है ना, तो उसके ऊपर जो वेलोसिटी होती है टर्मिनल होती है, और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो बीटा में कहता है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल, नहीं, ये 90 का एंगल होगा, या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो बीटा में कह रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल, नहीं। चार्ली में कह रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। यस, चार्ली इज राइट आंसर। जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा। जो एक एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए नेट इज इक्वल टू ए सी। अब 174 को देखें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, जो देख लें कि 2 रेडियन होता है, 2 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 डिग्री को ले लें तो ये इधर जाके वो हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन ओवर 360। अब 2 से ये पाई ओवर 180 रेडियन, ये बीटा में पड़ा है। बीटा इज राइट आंसर। अब आगे पूछ रहा है 175 में, कैन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर द सी श्योर ऑब्जर्व, जो वो ऑब्जर्व करता है अब 54 वेव्स पर मिनट, मतलब 50, जो उसकी पर मिनट जो 3 सेकंड है उसको सेकंड 60 लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो होती है ना, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी निकल आई। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वाटर, अब वेवलेंथ कितनी है 10 मीटर है, तो स्पीड मालूम करना, ये होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब एफ कितना है 54 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना है 10 है, तो 0 से 0 कट गया। अब 6 ये 54 से हो रहा है तो ये 9 आ जाएगा। तो बीटा इज राइट आंसर, 9 मीटर पर सेकंड। अब देखना है 167, ये आखिरी सवाल है कि इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम बिकम 4 टाइम देन इट्स टाइम पीरियड। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, जो स्क्वायर रूट में मतलब इसका टी का डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट एल के साथ। अब एल जो है वो कितना है 4 टाइम है। अब 4 जो का जो अंडर रूट होगा वो होगा 2, तो उसका टाइम पीरियड जो होगा 2 टाइम्स होगा। तो बीटा इज राइट आंसर। देख लिया आपने कि ये बड़ा ही सिंपल था। और आगे हम बायो की डिस्कशन करेंगे, फिर केमिस्ट्री की करेंगे और इंग्लिश की और लॉजिकल रीजनिंग की इकट्ठे करेंगे। तो आपने उनको ज़रूर सुनना है और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आइंदा से और अच्छी सी वीडियो मिल सके। शुक्रिया।